नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अब जो जेई था, जूनियर इंजीनियर था, उसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं जेई नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने वाले हैं, जैसे कि एज हो गया, कब से आपकी एज काउंट की जाएगी, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, CBT 1, CBT 2, एग्ज़ाम कब तक इसका हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम आसान भाषा में यहाँ पर समझाने वाला हूँ मैं आपको। कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा आरआरबी जेई 2024 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक या दो दिन के बाद मैं इसकी प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी वो भी आपके सामने लेके आऊँगा कि आरआरबी जेई की प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी, और पॉसिबल हुआ तो आरआरबी जेई के आपको PYQ क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, CN नंबर है 3/2024। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देख लेना, वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटरलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटरलॉजिकल सुपरवाइजर। तो इतनी सारी पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 30 जुलाई 2024, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है आपकी 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी। क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस की बात की गई है। 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 1 महीने का आपको समय दिया गया है फॉर्म फिलिंग का। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना जल्दी हो सके 30 जुलाई को ही फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के भर दीजिएगा। कोई भी गलती मत कीजिएगा, मॉडिफिकेशन तक मत जाइएगा। पहले दिन फॉर्म की जो भरने की प्रोसेस है उसको अच्छे से कंप्लीट करके निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में लग जाइएगा। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो भी ओपन की जाएगी। यहाँ पे देख लेना, कोई अगर गलती कर देता है तो यहाँ पे 30/8 से लेके 8/9/2024 तक आपको मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करके दी जाएगी, ताकि आप जो गलती की है वो आप आराम से दूर कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट की बात करें तो ये देख लेना, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की बात की गई है। लेवल 7 की ये नौकरी है। जो इनिशियल पे की बात करें तो 44,900 इसके अंदर मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल यहाँ पे एज दी गई है, और ये ओनली आरआरबी गोरखपुर के लिए ही निकाली गई है जो केमिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है। क्योंकि पहले जो वैकेंसी आती थी वो 18 से 33 साल एज कि 18 से 33 साल एज मांगी जाती थी, बट इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी बच्चों को दे दिया गया है। मतलब इंक्लूडिंग जनरल वाले बच्चों को, जो और बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको तो अपना जो रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ में 3 साल का यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया गया है। बात करें दूसरे जूनियर इंजीनियर की तो लेवल 6 की नौकरी रहती है। इनिशियल पे की बात करें तो 35,400 यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एज बात करें तो 18 से 36 साल एज है, और वैकेंसी की बात करें तो 7,934 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, और 17 वैकेंसी केमिकल सुपरवाइजर की निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7,951 वैकेंसियों के ऊपर ये आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन निकाला गया है। बट यू डोंट वरी, ये वैकेंसियाँ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये यहाँ पे बता दिया गया है डोट में, द इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से ये जो नोटिफिकेशन है उसको आने में देर हुई है, जिस वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकंड पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसके अंदर कहा गया है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोसेस फुलफिल ऑल प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट और बिफोर क्लोजिंग डेट सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट CN कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये मोटा मोटा इन्होंने यहाँ पर ये बताया गया है कि फॉर्म भरने से पहले सभी बच्चे नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आप ये जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये धारण करते हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। दूसरी बात इन्होंने मेन ये बताई है, जो अपीयरिंग वाला बच्चा है वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएगा। मतलब जिनका जो रिजल्ट है वो लास्ट डेट से पहले नहीं आता है तो वो बच्चा इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे कहा गया है फिफ्थ पॉइंट में, ए कैंडिडेट पोसेसिंग वन मोर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैप्ड डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स कैन चूज एनी वन ग्रुप प्रोवाइडेड ही शी ऑप्टेड पोस्ट हुज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैप्ड टू द चूजन एग्जामिन। मतलब मोटा मोटा यहाँ पे लेवल 7 के लिए ये बताया गया है, मतलब नीचे टेबल के अंदर बताया गया है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब एक पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी बच्चों ने की होती है, समकक्ष योग्यताएं जिसको बोलते हैं। तो उनके लिए अलग से आपको एग्ज़ाम जो ग्रुप दिया होगा वो चूज़ करना होगा। ये प्रोसेस जब आपको समझ आएगी, जब आप एग्ज़ाम मतलब जी ऑनलाइन फॉर्म है तब ये भरेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कहा गया, ईच कैंडिडेट, यहाँ पे देख लीजिएगा, ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली वन आरआरबी एंड वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ नोटिफाइड पोस्ट देयर एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन। तो ये बताया गया आप किसी एक ही आरआरबी को चुनिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले फॉर्म भरते हैं किसी आरआरबी से, फिर उनके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो दूसरे फॉर्म को थोड़ी सी मिस्टेक चेंज करके बाकी सारा सेम रख के फॉर्म भर देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं दो तीन फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आरआरबी ने साफ कह दिया गया है, सिर्फ आप एक ही बार एक ही आरआरबी से फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज जो आपका कैंडिडेचर है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे एज की बात की गई है, तो एज के अंदर कहा गया 1/1/2025, जो आपकी एज है वो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। 18 से 36 साल के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। स्केल ऑफ पे की बात करें तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, जो जूनियर इंजीनियर है ये लेवल 6 के अंदर आता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो पे है आपको 35,400 के बीच में मिलने वाला है। और जो दूसरी पोस्ट बताई थी ऊपर सुपरवाइजर, केमिकल सुपरवाइजर की थी, ये लेवल 7 के अंदर आती है, जिसकी सैलरी इनिशियल 44,000 रुपये रखी गई है, 900 रुपये रखी गई है। 12वें पॉइंट को हम बात करें तो स्टेजेस ऑफ एग्जाम में क्या होने वाला है, 2 स्टेजेस आपकी होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों ही आपकी सीबीटी रहने वाली है। उसके बाद आपका 2 स्टेज के बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 स्टेज होने वाली है। 4 स्टेज के बाद जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद 13वें पॉइंट में कहा गया, आरआरबी वर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टेज 2 सीबीटी शेल नॉर्मली बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स टू नंबर ऑफ वैकेंसी दैट में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्रूटमेंट रेलवे administration. The shortlist of second stage will be based on the merit of the candidate. First stage CBT reservation vacancy as the applicable second stage shall be ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है, जो आप स्टेज 1 का क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए, तो यहाँ पे स्टेज 2 में कितने गुना बच्चों को भेजा जाएगा, तो 15 टाइम्स मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स बच्चों को CBT 2 के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो उसके आधार पे आपकी जो वो क्या बोलते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन है वो अपनाया जाएगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, बैनर आइटम, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो मेन चीज़ है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं राइट टू अपॉइंटमेंट, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, फ्री ट्रेन ट्रैवल। उसके बाद देख लेते हैं और वैकेंसीज़ ये देख लेते हैं हम। विज़न स्टैंडर्ड, ये मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो इस मेडिकल स्टैंडर्ड को काफ़ी अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब डिस्टेंस विज़न उनका कम ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे जिनको भी ये मेडिकल से प्रॉब्लम है तो वो बच्चे अच्छे से अपना यहाँ पे पहले से पढ़ लीजिएगा कि मेडिकल में वो फिट है या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, ये जो आरआरबी होता है ये रेलवे के अंदर मेडिकल बड़ा ही टफ लेवल पे होता है, थोड़ी सी चूक में भी ये बाहर कर देते हैं, तो मेडिकल लेवल अपना अच्छे से यहाँ पे रीड कर लेना। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, ये यहाँ पे कहा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान वाला भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्री स्पेसिफाइड एज की बात की गई है। केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की बात करें तो पहले 18 से 33 साल थी, अब 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 18 से 36 साल। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर में दिया गया है, पहले 1833 थी और अब यहाँ पे कर दिया गया 18 से 36, 3 साल का एज दे दिया गया है रिलैक्सेशन। एज जो काउंटिंग है वो आपकी 1/1/2025 से काउंट यहाँ पे की जाएगी, कोविड पैंडेमिक की वजह से ये दिया गया है। और बाकी सारी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको ऐसे ही दिया जाएगा। यहाँ पे अपर एज लिमिट दी गई है, 18 से 36 साल एज है। यूआर और ईडब्ल्यूएस की 2/1/1989 यहाँ पे अपर एज लिमिट होनी चाहिए। ये अपर एज लिमिट की बात हो रही है, मिनिमम की मैं आगे बताऊँगा। ओबीसी वालों की जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे देख लेना,
2/1/1986 होनी चाहिए और SC/ST की 2/1/1984 होनी चाहिए। लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना ऑल कैंडिडेट यानी सभी की जो एज है 1/1/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो रिजर्वेशन है वो ऐसे ही मिलेगा, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। तो आई होप मैं बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, कोई भी आपका यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात एनेक्चर ए में दिया गया है, कोई बात नहीं, एनेक्चर ए नीचे मिलेगा हमें, वहाँ पे हम देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फीस की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट सभी के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस लगने वाली है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स, जो भी बिलोंग्स करेगा, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सभी बच्चों के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं। 400 रुपये आपकी रिफंड कर दी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है अपीयरिंग इन CBT 1, तो जो जैसे ही आप CBT 1 दे के आएंगे तो जो 400 रुपये फीस है वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। जिस भी अकाउंट से आप फीस कटवाएंगे उसी अकाउंट में आपकी जो रिफंड फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आ गया नोट के अंदर, नो ओनली कैंडिडेट हु अटेम्प्ट फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट ए रिफंड ऑन देयर एग्जामिनेशन फीस एज मैंशनड अबोव। तो ये साफ साफ इनके द्वारा बताया गया है, रिफंड फीस उसी बच्चे को की जाएगी जो CBT 1 वहाँ पे देने जाएगा। उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है जो भी आप यूज़ करते हैं। ये बताया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC के अंदर किन बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनकी 50,000 जो इनकम है वो होगी सालाना है, ये मतलब साल की जिसकी 50,000 से कम सैलरी होगी उसको EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर माना जाएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, ये भी नहीं है, हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, हम देख लेते हैं कैसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कहा गया है कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले आपका फर्स्ट स्टेज होगा, देन आपका सेकंड स्टेज होगा, दोनों आपकी CBT ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, देन आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देख लेना फर्स्ट स्टेज में आपका क्या रहने वाला है। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो डिजेबल बच्चे होते हैं उनको 120 मिनट दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे कहा गया द फर्स्ट स्टेज CBT स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर द CBT विल जर्नली इंफॉर्मेशन विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन सेल ओनली शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टेज 2 एग्जाम एज द मेरिट। तो ये बताया गया जो आपकी फर्स्ट स्टेज होने वाली है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर की है, फर्स्ट स्टेज के आधार पर आपको स्टेज 2 में भेजा जाएगा। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो ओनली जो आपकी स्टेज सेकंड होगा उसके आधार पर किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या कुछ पूछा जाएगा, मैथ आपसे पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, GK GS आपसे पूछी जाएगी, जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। कितने नंबर का क्या आने वाला है तो यहाँ पे देख लेना, मैथ आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का और बात करें मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन की और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 15 मार्क्स की 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस आपसे पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन की, टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। टाइम्स की बात करें तो ऊपर बचा चुका हूँ, 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे यानी कि 1.5 घंटा आपको इसके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे रखा गया है, जनरल को 40% मिनिमम लाने अनिवार्य है, EWS को 40%, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 25%, ये मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है। उसके बाद स्टेज 2 की भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज CBT मार्क ऑब्टेन्ड देन फर्स्ट स्टेज टोटल नंबर कैंडिडेट टू शॉर्ट लिस्ट सेटिंग शैल बी 15 टाइम्स। ये तो ये यहाँ पे बताया गया जो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना बच्चों को स्टेज 2 के लिए भेजा जाएगा। ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे स्टेज 2 के लिए और जो डिजेबल पर्सन है उनको 160 मिनट दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले। आइए देख लेते हैं क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं CBT 2 में क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन,
टेक्निकल एबिलिटी मतलब जिस भी ट्रेड के लिए आप फिल करेंगे उससे आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चनों का। तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन का आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, वही सेम रखा गया है जो CBT 1 के ऊपर रखा गया था, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ड्यूरिंग स्टेज 1 अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग द स्टेज 2। जब आप CBT 2 देने जाएंगे तब आप वर्चुअल कंप्यूटर का भी मतलब माफ़ कीजिएगा वर्चुअल जो कैलकुलेटर है उसका यूज़ कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा CBT 1 में आप वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ओनली स्टेज 2 में ही वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ कर पाएंगे। ये मैं बता देता हूँ डिजिटल मैपिंग टेबल्स का मतलब क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो इनमें से यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरेंगे तब ये चीज़ आपको काम आने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है, या फिर आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, टूल्स एंड मेकिंग, कम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स, या फिर आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है। इनमें से कोई भी आपने की है तो आपको जो एग्ज़ाम ग्रुप है वो चूज़ करना पड़ेगा मेडिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये इसमें से ये पोस्ट की है, मतलब ये इससे एलिजिबिलिटी की है, तो आपका जो एग्ज़ाम ग्रुप है वो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग रहेगा। ऐसे ही बात करें इलेक्ट्रिक एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो सेकंड में यहाँ पे देख लेना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम वालों के लिए जो एग्ज़ाम ग्रुप रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। ऐसे ही बात करें हम आगे चलते हैं तो ये देख लेना इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम। तो इन सभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम ग्रुप रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड सर्विस। तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 4th पॉइंट में कहा गया सिविल इंजीनियरिंग की है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम्स, या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 साल के ड्यूरेशन में की है तो आपका एग्जाम ग्रुप रहेगा सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है BSc आपने की है केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं तो आप CMA एग्ज़ाम ग्रुप को चूज़ करेंगे। ऐसे ही आप ये देख लीजिएगा केमिकल एंड मेटलर्जिकल एग्ज़ाम जो ग्रुप है वो चूज़ करेंगे ये बच्चे वाले, या फिर आपने डिग्री की है इक्विवेलेंट केमिकल टेक्नोलॉजी की है तो ये सभी वाले बच्चे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर जो एग्ज़ाम ग्रुप है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ये हम देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, सभी को पता है RRB मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, कोई भी एक RRB चूज़ कर लेना है और वहाँ से आप उसको भर पाएंगे। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, ये RRB दिया गया लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट, इनमें से किसी भी RRB से आप फॉर्म को डाल सकते हैं तो देख लेना आप किस RRB से फॉर्म को डालने वाले हैं। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर बताया गया। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कर पाएंगे, बट मैं कहूँगा कि आप गलती मत कीजिएगा, पहली बार में ही थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, 1-1.5 घंटा ले लीजिएगा, लेकिन पहली बार में ही फॉर्म को अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम आगे वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके, ये बेसिक सी जानकारी बताई गई, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसीलिए मैं आगे चल रहा हूँ। मिसलेनियस का आ गया, एब्रीवेशन भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वार्निंग ठीक है, ये फॉर्मेट आ गए हैं, ये फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर आप किस भी मतलब रिजर्वेशन थे तो उसका फॉर्मेट अलग है, अगर आप EWS या ECB का फॉर्मेट चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं। तो हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे और देख लेते हैं, ये डिटेल सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देख लेना। सिलेबस फॉर द सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम ग्रुप के बच्चे होंगे उन सभी को ये सब पढ़ना होगा। इंजीनियर मैकेनिक्स होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन सबस्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सुपर स्ट्रक्चर, तो ये सारा डिटेल में आप लिख लीजिएगा, या फिर मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा किस स्ट्रीम में आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है और लिख लीजिएगा इस सिलेबस को। उसके बाद सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रिक एंड अलाइड
इंजीनियरिंग ग्रुप की बात करें तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फाउंडेशन, मेजरमेंट एंड मेजरिंग, ये डिटेल से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा और जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड, माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक, ये डिटेल से दिया गया, आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। सभी का यहाँ पे दिया गया है डिटेल से सिलेबस। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, यहाँ पे सिलेबस फॉर केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का दिया गया है। और ये आरआरबी वाइज वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, या सबसे पहले कौन सी आरआरबी दी गई है तो ये देख लेते हैं, ये कौन सा आरआरबी दिया गया है। केमिकल सुपरवाइजर, ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखी है, वैसे मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। केमिकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे देख लेना, डिग्री होनी चाहिए या इट्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए इन केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। वैसे आप काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप समझ जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर डिटेल से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दी गई है, और वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको ऊपर। और हम देख लेते हैं आगे, और देख लेते हैं ये वैकेंसी टेबल दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना आरआरबी कौन सा दिया गया है, आरआरबी अहमदाबाद दिया गया है। तो आरआरबी अहमदाबाद में ये इतनी वैकेंसी दी गई है। टोटल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी कितनी है आरआरबी अहमदाबाद के अंदर, तो मैं बता देता हूँ आपकी टोटल वैकेंसी जो है आरआरबी अहमदाबाद के अंदर 382 वैकेंसी है। तो ऐसे ही सभी आरआरबी की वैकेंसी यहाँ पे डिस्क्लोज़ की गई है। तो देख लेना यहाँ पे कौन सा है आरआरबी, मैं बता देता हूँ। आरआरबी भोपाल के अंदर कितनी वैकेंसी है, टोटल 100 कितनी वैकेंसी है, ये डिटेल से देख लेना आप, यहाँ पे बताया गया है, ये देख लेना। ये आरआरबी कौन सा है, ये वही चल रहा है, 485 वैकेंसी है। भुवनेश्वर के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी है, 175 वैकेंसी है। बिलासपुर के अंदर तो ऐसे दिया गया है। आगे हम मैं और भी बता देता हूँ, ये चंडीगढ़ था क्या, चंडीगढ़ के अंदर मैं बता देता हूँ टोटल कितनी वैकेंसी है, 356 वैकेंसी है चंडीगढ़ रीजन के अंदर। उसके बाद हम ये देख लेना, चेन्नई वगैरह डिटेल से दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन था आरआरबी जेई का, जो अब रिलीज़ किया जा चुका है। डिटेल से नोटिफिकेशन था जिस पे हमने चर्चा की है। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मैंने बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दोनों PDF इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।